नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध लेखक व उनकी रचनाएं। ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और याद करने का बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल माइंड पर जोर नहीं देना। एक कहानी के माध्यम से हम ये सारी रचनाएं पढ़ लेंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ हम इसको याद करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा। दोनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट हैं, ये हमें याद रखने हैं। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को। अब महादेवी वर्मा की रचनाएं याद करेंगे एक कहानी के साथ। तो पहले हम कहानी पढ़ते हैं। देवी ने निहार मुँह रश्मि को नीर पिलाया और संध्या होने पर यमों के लिए 7 दीप जलाए। ये हमारी छोटी सी कहानी है। देवी का मतलब महादेवी वर्मा। इससे हम सबसे पहली लाइन में पहले शब्द में लेखक का नाम याद करेंगे। देवी यानी महादेवी वर्मा ने निहार मुँह रश्मि को नीर पिलाया और संध्या होने पर यमों के लिए 7 दीप जलाए। अब इसको हम कवर करेंगे, इसको हम याद करेंगे कैसे। देवी से हो जाएगा हमारा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। दोस्तों, दूसरे लोगों से अगर अलग चलना है तो हमारे चैनल पर चलिए। हमारे यूपी टेट में 124 नंबर है। मैं बहुत जल्दी मार्कशीट दिखाने वाला हूँ 1-2 वीडियो में। वो इसी तरीके से आए हैं क्योंकि हमारे माइंड पे जोर भी नहीं पड़ता और हम याद करने की अपनी ट्रिक बनाते हैं तो लाइफ टाइम भूलते भी नहीं हैं। महादेव वर्मा की ये ट्रिक मैंने बनाई है। महादेव वर्मा की रचना याद करने के लिए तो देवी से महादेवी वर्मा। निहार से हमारी एक रचना इनकी निहार है। जो मैंने अंडरलाइन किया वही अंडरलाइन करेंगे, बाकी सब कहानी याद करने के लिए हैं। देवी ने निहार मुँह रश्मि को नीर पिलाया और संध्या होने पर यमों के लिए 7 दीप जलाए। बहुत आसान कहानी है और सातों इनकी रचनाएं जो फेमस हैं वो याद हो जाएंगी। निहार से निहार हो जाएगी, रश्मि से रश्मि हो जाएगी, निहार रश्मि। और नीर से नीरजा हो जाएगी, नीरजा। और संध्या से सांध्य गीत हो जाएगी, सांध्य गीत। उसके बाद यमो मतलब यामा हो जाएगी। और उसके सात का मतलब सप्तपर्णा हो जाएगी। सप्त माने 7 होता है, सप्तपर्णा हो जाएगी और यामा। और इसके बाद हो जाएगी दीप से दीपशिखा हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे महादेवी वर्मा की 7 रचनाएं आ गई याद।
हो गई हैं और सातों की सातों इम्पोर्टेंट है। कोई सी भी हर बार एग्जाम में, यूपी पुलिस में, लेखपाल में, वीडियो में, यूपी टेट में, कहीं ना कहीं एक ना एक पूछी जाती है। अब यामा को याद रखेंगे कि यामा 1982 में 1982 में यामा पर महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेव वर्मा को यामा पर 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये बहुत मोस्ट है और यामा तो बहुत ही फेमस रचना है इनकी, ये हमें याद रखनी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कई बार पूछा गया कैसे लिखा जाता है शब्द शुद्धि में, तो पुरस्कार याद रखेंगे। पुरस्कार ऐसे लिखा जाता है, पुरस्कार नहीं लिखेंगे, पुरस्कार, ये होता पुरस्कार। ये सही लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान रखना, एक एक शब्द बहुत ध्यान से लिखना। पुरस्कार कई बार पूछा हुआ है, तो एक बार रिवाइज करेंगे महादेव वर्मा के बारे में। महादेव वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इसके लिए कहानी है, देवी ने निहार मुंह रश्मि को नीर पिलाया और संध्या होने पर यमों के लिए 7 दीप जलाए। निहार को, रश्मि को और नीर को, संध्या को, यमों को, 7 दीप, इन सबको अंडरलाइन कर लेंगे, ये हमारे काम के हैं। देवी से हो जाएगा महादेव वर्मा, इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि से रश्मि, नीर से नीरजा, संध्या से सांध्य गीत, यमों से यामा और 7 से सप्तपर्णा और दीप से दीपशिखा। तो इस प्रकार हमारे ये इनकी सारी रचनाएं हमारी याद हो गई, अब हम कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद हम याद करते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के लिए भी एक कहानी मैंने बना रखी है और जयशंकर प्रसाद की रचनाएं भी बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। 2018 में भी एक रचना आई थी जिस बार मैंने एग्जाम दिया था, तो ये इसी तरह से हम याद करेंगे। पहले इसकी कहानी याद करेंगे तो शंकर, पहले क्या नाम लिखा हमने, शंकर, यानी शंकर है राइटर का नाम, शंकर। शंकर को उर्वशी नाम की एक लड़की वन में मिली। उन्होंने उसके कुसुम रूपी, कुसुम होता पुष्प यानी फूल जैसे उसके कान थे। कुसुम रूपी कान में प्रेम के पथ पर चलने को कहा। प्रेम के पथ पर चलने को कहा। लड़की ने नाराज होकर शंकर को महाराणा के महल में बुलवाया तो उसके काम के कारण, किसके? उसके काम के कारण, शंकर के, उसके काम के कारण आंखों से आंसुओं की लहर झरने की तरह बहने लगी। झरने की तरह बहने लगी। ये हमारी कहानी थी। इस कहानी में सबसे पहले हमने कवर किया शंकर, किसी यानी राइटर का नाम जयशंकर प्रसाद। अब हम अंडरलाइन करेंगे उर्वशी
नामक लड़की वन में मिली यानी वन, और इसके बाद कुसुम रूपी कान को, कुसुम रूपी कान में इसमें प्रेम के पथ पर चलने को कहा। लड़की ने नाराज होकर शंकर को महाराणा के महल में बुलाया तो उसके काम के कारण आंखों से आंसुओं की लहर झरने की तरह बहने लगी। तो जयशंकर प्रसाद की जो अंडरलाइन की हैं ये रचनाएं बहुत काम की हैं। उर्वशी, वन, कुसुम रूपी कान, प्रेम के पथ, महाराणा का महल, आंसुओं, लहर और झरना, यानी 8 रचनाएं हैं और 8 बहुत मोस्ट हैं। हम इनको कवर करते हैं। अब शंकर से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हम लिखनी शुरू करेंगे। उर्वशी यानी सबसे पहली रचना है उर्वशी। सबसे पहली रचना है उर्वशी। नंबर 2 पर लड़की वन में मिली। वन में मिली मतलब वन मिलन। वन मिलन। इसके बाद वन मिलने के बाद कुसुम रूपी कान, यानी इसकी रचना हो जाएगी कानन कुसुम। कानन कुसुम। कानन कुसुम के बाद वन में मिली, उन्होंने उसके कानन कुसुम रूपी कान में प्रेम के पथ पर, यानी प्रेम के पथ का मतलब हो जाएगा प्रेम पथिक। प्रेम पथिक, प्रेम के पथ पर चलने को कहा। लड़की ने नाराज होकर शंकर को महाराणा के महल, महाराणा के महल मतलब एक ये भी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, महाराणा का महल, महाराणा के महल में बुलवाया तो उसके काम के कारण, तो उसके काम के कारण, काम मतलब कामायनी, कामायनी, उसके काम के कारण आंखों से आंसुओं, आंसू मतलब आंसू, आंसू मतलब आंसू, आंसुओं की लहर, लहर से लहर, ये भी कहानी है जयशंकर प्रसाद की। आंसू भी कहानी जयशंकर प्रसाद की, लहर भी कहानी, आंसुओं की लहर, झरने, झरना, झरना भी इनकी एक कहानी है। तो ये हमने कवर कर ली, यानी एक बार कवर करेंगे दोबारा। शंकर को उर्वशी नाम की लड़की वन में मिली, उन्होंने उसके कुसुम रूपी कान में प्रेम के पथ पर चलने को कहा। लड़की ने नाराज होकर शंकर को महाराणा के महल में बुलवाया तो उसके काम के कारण आंखों से आंसुओं की लहर झरने की तरह बहने लगी। यानी किसके? उसके मतलब शंकर के। शंकर कोई आदमी था, कोई लड़का था, तो उसने जो ये सारी कहानी की, तो इस कहानी में हमने सारे इनके रचनाएं याद कर ली। उर्वशी से उर्वशी, वन से वन मिलन, कुसुम रूपी कानन कुसुम, प्रेम के पथ प्रेम पथिक, और महाराणा के महल से महाराणा का महल, काम से कामायनी, आंसुओं से आंसू, लहर से लहर और झरने से झरना। ये हमने इनकी रचनाएं कवर कर ली हैं। ये सारी रचनाएं मोस्ट हैं। अब उर्वशी पर इनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उर्वशी पर 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको, जयशंकर प्रसाद जी को। अब उर्वशी, एक बात और ध्यान रखनी है हमें उर्वशी के बारे में। उर्वशी भी रचना 2 लेखकों की है। एक ये रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है, लेकिन जब पूछा जाता है तो ये जयशंकर प्रसाद की मोस्ट है, क्योंकि इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो उर्वशी रचना एक रामधारी सिंह दिनकर की भी है। ये भी ध्यान रखना, अगर बाई चांस जयशंकर प्रसाद नहीं दे ऑप्शन में, तो फिर वो दूसरी वाली उर्वशी रचना होगी और रामधारी सिंह दिनकर जी की पूछेगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम थोड़े से इनके नाटक कवर करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के। कुछ ये नाटक जयशंकर प्रसाद जी के कई बार पूछे गए एग्जाम में, ये याद करनी है हमें। जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक, यानी ये भी एक रचनाएं हैं ये भी।
तो इनकी रचना है अजातशत्रु। अजातशत्रु बहुत मोस्ट है, ये नाटक है इनका। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये चारों नाटक बहुत मोस्ट हैं, इनको भी याद रखना है। इसके बाद हम सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं याद करेंगे। वो भी कहानी बनाई है मैंने छोटी सी, और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सुमित्रा नंदन पंत। कुछ तो इसके इनके नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सुमित्रा नंदन लेडीज है या जेंट्स है, तो ये जेंट्स हैं। सुमित्रा नंदन पंत के कहानी के लिए, रचनाओं के लिए हमने एक कहानी बनाई है, वो मैं लिख रहा हूं कि मेरा मित्र चिदम्बरा, मेरे मित्र है जिसका नाम है चिदम्बरा। मेरा मित्र चिदम्बरा स्वर्ण की एक वीणा बजाता है। स्वर्ण की एक वीणा बजाता है। वीणा की गूंज पल्ले, ये ग्रामीण भाषा में उधर की तरफ को पल्ले बोलते हैं। तो पल्ले ग्राम में, यानी दूसरे ग्राम में, पल्ले ग्राम में पहुंच रही है। पल्ले ग्राम में पहुंच रही है। मेरा मित्र पूरे लोक में काले और बूढ़े चांद की तरह, काले और बूढ़े चांद की तरह है। काले और बूढ़े चांद की तरह है। लोग उसकी वाणी को युगों तक याद रखेंगे। युगों तक याद रखेंगे। ये हमने कहानी पूरी लिख ली है। मेरा मित्र मतलब सुमन अच्छा होता है, यानी मित्र, से मित्र आ रहा, इसमें मित्र आ रहा, सुमित्रा नंदन पंत, इसमें मित्र आ रहा है, तो मित्र से मेरा मित्र, तो ये तो हो गया हमारा राइटर का नाम। पहले शब्द में हमने लिखा है यहाँ मेरा मित्र यानी सुमित्र, तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं। अब ये रचनाएं हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे इनको कवर करते चलेंगे। नंबर 1, मेरा मित्र चिदम्बरा, जिसका नाम चिदम्बरा है, तो ये चिदम्बरा भी इनकी एक रचना है। एक रचना इनकी चिदम्बरा है। चिदम्बरा पे 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार तभी से शुरू हुए थे और सबसे पहले इनको ही मिला था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। पुरस्कार ठीक से लिखेंगे, पुरस्कार गलत ना हो जाए, शब्द शुद्धि में कई बार पूछा हुआ है। इसके बाद अब हम कहानी पढ़कर उसमें से अपनी रचनाएं निकालेंगे। सुमित्र सुमित्रानंदन पंत, अच्छा मित्र। चिदम्बरा पहली रचना हो गई। अब इसको कवर करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। चिदम्बरा स्वर्ण, वीणा की गूंज पल्ले ग्राम में पहुंच रही है। मेरा मित्र पूरे लोक में काले और बूढ़े चांद की तरह है। लोग उसकी वाणी को युगों तक याद रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, इसमें 10 रचनाएं हमने कवर कर ली हैं। अब 10 की 10 रचनाएं हम इनको देखेंगे एक बार। मेरा मित्र सुमित्रानंदन पंत, चिदम्बरा, स्वर्ण, स्वर्ण से हो जाएगी स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि। इसके बाद स्वर्ण के बाद आएगा कि वीणा, तो इनकी एक रचना वीणा भी है, वीणा। वीणा के बाद आगे आता है वीणा बजाता है, वीणा की गूंज, गूंज से हो जाएगा गुंजन, गुंजन। पल्ले से हो जाएगा पल्लव, पल्लव। ग्राम से हो जाएगा ग्राम्या, ग्राम में पहुंच रही है मेरा मित्र पूरे लोक, लोक से हो जाएगा लोकायतन, लोक से हो जाएगा लोकायतन। लोक में काले और बूढ़े चांद, यानी काला और बूढ़ा चांद, काला और बूढ़ा चांद। काले और बूढ़े चांद की तरह है, लोग उसकी वाणी को, वाणी हमारी अभी, वाणी को युगों तक, यानी युगवाणी, ये वाणी युगों तक, यानी इससे हो जाएगा युगवाणी, युगवाणी। ये हमारी रचनाएं हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रचनाएं होगी पूरी। और बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं सारी, और बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और वहां अगर हमारे कहानी याद है तो कहानी से हम तुरंत निकाल लेंगे कि हमारी ये रचना थी और हमने ऐसे ऐसे कहानी पढ़ी थी। वो उस टाइम अगर 1% भी याद रह गई तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा। अब पल्लव के बारे में जानेंगे। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ये भी बहुत मोस्ट लाइन है, हमें ध्यान रखनी है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है और हम इसमें गलत कर जाते हैं। तो दोस्तों ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं थी, हमारे साथ बने रहें। इसी तरह से हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूपी टेट में आपके 100+ मार्क्स आएंगे। हम एवरी सब्जेक्ट को बिल्कुल ट्रिक से आपकी कहानियों से जोड़कर इसी तरह से पढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया था, ये जयशंकर प्रसाद जी का कहानी के एक पॉइंट छूट गया था, इसको हम अभी कवर करेंगे। ये झरना, छायावाद, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है झरना। तो झरना को छायावाद की प्रथम रचना भी कहते हैं। छायावाद की प्रथम रचना कहते हैं झरना को। और झरना को छायावाद की प्रयोगशाला भी कहते हैं। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना है, छायावाद की प्रयोगशाला। आप नोट्स बनाते रहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हमने तैयारी की थी और आगे भी आपकी तैयारी इस तरह से कराएंगे कि आपके मार्क्स 100 से नीचे नहीं आएंगे। छायावाद की प्रयोगशाला कहते हैं झरना को। ये आप ये समझिए 1 नंबर तो पक्का है, जितना मैंने आज का ये लेक्चर कराया है आधे घंटे से कम का ही है। 1 नंबर आपका पक्का है, तो वो चीज़ देखें जो आपके काम आए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। आपके लिए हम ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ लाते रहेंगे, कंटेंट देते रहेंगे। साइको, हिंदी, ईवीएस, इंग्लिश और मैथ्स के सभी नोट्स हमारे पास आपको मिलेंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।